कहानी लाइकन काम वाली गीता की अनोखी कहानी। पटना से दिल्ली की द्वारका कॉलोनी के इस घर में शिफ्ट हुए 8 दिन हो गए थे। घर पूरी तरह सेट होकर चमक रहा था, लेकिन मैं अस्त-व्यस्त, बेरौनक हुई जा रही थी। वजह वही जो हर तबादले के बाद झेलती आई हूँ। अच्छी कामवाली मिल नहीं पा रही थी। कुछ मुझे पसंद नहीं आ रही थी, कुछ को मेरा एक घर एक बाई वाला फॉर्मूला रास नहीं आ रहा था। नहीं जी, एक घर से कैसे पेट भरेगा। 5 जगह काम करती हूँ तो 5 जगह चाय नाश्ता, तीजा त्योहार में कपड़े, गिफ्ट वगैरह मिलते हैं। एक घर के काम का समय तो इन्हें एक घर से दूसरे घर जाने में ही निकल जाता है, यह उन्हें नहीं दिखता। ऊपर से 5 जगह दौड़ने में पैर घिसते हैं, थकान होती है, 5 जगह बातें सुननी पड़ती हैं, वो नहीं, कुर्ती हुई मैं बुदबुदाए। शादी के बाद जब मैं आई थी तो इन बाइयों ने उस वक्त भी मेरी नाक में दम कर रखा था। एक तो उम्र कम, फिर साफ सफाई की बीमारी, वे हमसे हैंडल ही नहीं हो पाती। आज वहां जल्दी जाना है, कल आपके यहाँ देर से आऊंगी। उनके यहाँ सामान ज्यादा है, बस सामने सामने पोंछा लगाना पड़ता है। आपके खाली घर में तो सफाई करने में ही थक जाती हूँ। आप बर्तन देख देख कर जमवाती हैं। अरोड़ा मैम तो सोई रहती हैं, मैं सारा काम निपटा आती हूँ। सुन सुन कर मैं परेशान हो जाती। मैं तो अरोड़ा मैडम नहीं बन सकती। उस दिन उनके यहाँ गई थी। किचन का सिंक सड़ांध मार रहा था। जिस कप में चाय लाई, वह भी चिपचिपा था। मुझसे तो चाय पी ही नहीं गई। फिर उनका भेदिए जैसा सवाल, जमुना आपके यहाँ बर्तन जमाती है, कपड़े मशीन में डालती है, शाम को किचन व हॉल में पोंछा लगाती है। हाँ, बोलने पर जमुना शाम को मुंह फुलाए घुसती, आपने अरोड़ा मैडम को क्या बतलाया, अब वे भी सब काम करवाएंगी। अगर गलती से ना बोलो तब वे मैडम नाराज, आप पैसा ज्यादा देकर यहाँ का रेट बिगाड़ रही हैं। थक कर मैंने एक अलग कामवाली रखने का निर्णय लिया। इसके लिए भले ही मुझे 2 गुना या 3 गुना पैसे देने पड़े। अपने दूसरे खर्चों में मैं कटौती कर लूंगी। इतवार की सुबह थी, सब असहाय से सो रहे थे। मैं झाड़ू लगा रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। बिट्टू, दरवाजा खोलो, दूध वाला होगा। साहबजादे कुनामुनाते हुए उठे और दिन होता तो मजाल था वह उठ जाए। वह तो अभी काम के ओवरलोड की वजह से मैं फुल चार्ज रहती थी। कभी भी किसी पर फट सकती थी, इसी कारण सब डरे रहते। मम्मा, अनूप अंकल आए हैं। अनूप, इनका ड्राइवर। आज इस वक्त, कहीं इन्हें आज भी तो नहीं जाना है। मेरा नाश्ता भी नहीं बना। इसी उधेड़बुन में बाहर आई। नमस्ते मैडम, ये गीता है। काम ढूंढ रही है। बिहार की ही है, पास की ही बस्ती में रहती है। अनूप ने बिहार की ही है पर जोर देते हुए कहा, जैसे बिहार का नाम सुनते ही मैं किसी को भी सिराखों पर बैठा लूंगी। नमस्ते आंटी, आवाज सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा। लंबी, छरहरी, सांवली सी, बड़ी बड़ी आंखों में हल्का काजल, संवरी भौहें, करीने से कड़े बाल, सुंदर व कीमती सूट पहने 25-26 साल की लड़की मुस्कुराती हुई खड़ी थी। ये कामवाली है, मैंने मन ही मन सोचा और तब मुझे ध्यान आया कि मैं एक फटीचा नाइटी में अब तक हाथ में झाड़ू लिए खड़ी थी। हड़बड़ा कर मैंने झाड़ू नीचे पटकी। शुक्र है कि अनूप ने मुझसे पहले बात कर ली, नहीं तो ये तो मुझे बाई ही समझ बैठती। अनूप को विदा कर गीता को भीतर बुलाया। रसोई में चाय उबल रही थी, उसके लिए भी थोड़ा पानी डाला। 1 कप इन्हें कमरे में दे आई, 2 कप चाय उसे लाने को कह मैं सोफे पर बैठ गई। एक ही घर में काम करना होगा, मैंने अपनी शर्त सुनाई। हाँ जी, मैं तो एक घर से ज्यादा कर भी नहीं सकती। अपने घर का भी तो काम रहता है। वो तो क्या है कि बाहर निकलने से थोड़ा मन भी बदल जाता है और थोड़ी कमाई भी हो जाती है, बिल्कुल दिल्ली वाले अंदाज में उसने जवाब दिया। शादी हो गई, और क्या, 3 बच्चे हैं। क्या, 3 बच्चे? कब हुई शादी? कितनी उम्र है तुम्हारी? आंटी, हमारे यहाँ बेटी को 16 साल से ज्यादा कोई नहीं रखता। बहुत शिकायत होती है। मेरी शादी 15 वर्ष में हुई, 17 में गौना, 18 में बेटी, 2-2 साल के अंदर 2 और बेटे, 10 साल की बेटी है मेरी।
यहाँ शहरों में 30-30 साल तक सब लड़की को घर में बैठाए रखते हैं, कहती हुई उसने ऐसा मुंह बनाया जैसे किसी ने उसके मुंह में पूरा नींबू निचोड़ दिया हो। संयोग से उसी वक्त मेरी 17 वर्षीय बेटी धीगड़ी सी कानों में ईयरफोन लगाए गुनगुनाती हुई बाथरूम से बाहर निकली। उसे अभी इस वक्त गीता के सामने हाफ पैंट और टॉप में देखकर मैं ही बुरी तरह सकपका गई। शीघ्रता से बात खत्म करके मैंने उसे काम समझाया और बाथरूम में जा घुसी। इस लड़की की सज-धज ने तो हमारे अंदर भी एक हीन भावना भर दी। पता नहीं काम कैसे करवाऊंगी। जितनी उत्कृष्ट थी उसकी साज-सज्जा उतना ही उत्कृष्ट था उसका पहनावा। गजब की पसंद थी उसकी। साड़ी हो या सलवार कमीज, एक बार नजर ठहर ही जाती थी। घर का पूरा काम करने के बाद भी मजाल है कि उसकी साड़ी की एक भी मांग इधर-उधर हो जाए। उसके कारण मुझे अपने आप को बहुत बदलना पड़ा। बच्चे मजाक भी करते, पापा 26 साल में माँ की आदत नहीं सुधार पाए लेकिन गीता ने 36 दिनों में ही उन्हें सुधार दिया। जय हो गीता की। गीता को काम करते हुए 2 महीने ही हुए थे। देवर देवरानी बच्चों के साथ आए। सुबह सुबह हॉल में पूरा परिवार इकट्ठा धमा चौकड़ी मचा रहा था, तभी गीता दाखिल हुई। देवर सोफे पर लेटे थे, हड़बड़ा कर उठ बैठे। मैं आंखों से उन्हें मना कर रही थी तब तक उन्होंने हाथ जोड़कर उसे नमस्ते कर दिया। सब अपनी हंसी दबाए बैठे रहे। बाद में तो बच्चों ने जमकर उनकी खिंचाई की। ऐसे तो गीता पर दोनों वक्त खाना बनाने के साथ साथ सुबह नाश्ते की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन इन्हें 8:30 बजे निकलना होता और दीपू की स्कूल बस तो 8 बजे ही आ जाती थी। इसी कारण सुबह मुझे रसोई में घुसना पड़ता। गीता ने सब्जी काटकर मुझे पकड़ाए और आटा निकालने गई तब तक मैंने एक तरफ सब्जी छौंकी, दूसरी तरफ चाय चढ़ा दी। आज फिर उसने मारपीट की, गीता बोली। बच्चों ने, मैंने सहजता से पूछा। नहीं, मेरे आदमी ने, पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या, अब क्या होगा? मेरे स्वर में चिता थी। होगा क्या, मालिक जाएंगे छुड़ाने। साल में 3 बार का यही धंधा है। गूंधे आटे को मुट्ठी से और चोट देकर मुलायम करती हुई उसने बेफिक्री से कहा। मालिक कौन? वही, जिनके यहाँ रहती हूँ। किराए में रहती हो? हाँ, यही समझ लीजिए। उनके दोनों बच्चों की देखभाल, घर का काम, खाना कपड़ा सब करती हूँ। तब उनकी बीवी क्या करती है? मैंने चिढ़ते हुए पूछा। नहीं है, 5 साल पहले मर गई। शुरू शुरू में गांव से बूढ़ी माँ आई थी, मन नहीं लगा। तब से मैं ही संभाल रही हूँ। हमें दिल्ली आए 2 साल हो गए थे। बेटे का नामांकन एनआईटी वारंगल में हो गया था। बेटी यहीं एमकॉम कर रही थी। हम लोगों को गीता की आदत सी हो गई थी, धीरे धीरे उसने घर की पूरी जिम्मेदारी जो संभाल ली थी। उसकी बेटी बड़ी हो गई थी, वह अपने घर का काम कर लेती थी। जीवन में पहली बार कामवाली का ऐसा सुख मिला था। मैं अपने एनजीओ को पूरा समय दे पा रही थी। रात का खाना निपटा कर किचन समेटा और सोने ही जा रही थी कि फोन आया। आंटी, 20-30 हजार रुपए चाहिए। 30 हजार रुपए? मैंने चौंकते हुए पूछा। कम से कम 20 हजार रुपए तो देना ही होगा। प्लीज आंटी, बहुत जरूरी हैं। मालिक को दिल का दौरा पड़ा है। उनको अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रही हूँ। 1 सप्ताह के अंदर ऑपरेशन होगा। ठीक है, देखती हूँ, कहकर मैंने फोन काटा। राकेश से बिना पूछे मैं उसे आश्वस्त नहीं कर सकती थी। हालांकि 5,000 के हिसाब से 3-4 महीने में ही पैसा चुकता कर देगी। पहले भी 1-2 बार वह 4-5 हजार रुपए ले गई थी। कभी बच्चे के एडमिशन के लिए या किसी शादी ब्याह में जाने के लिए। लेकिन 4-5 दिनों के अंदर ही लौटा जाती थी। राकेश पहले तो 20 हजार रुपए पर थोड़ा झिझके, मेरे समझाने पर 10 हजार रुपए देने को तैयार हुए। अपने पैसों में से छिपाकर 10 हजार रुपए मिलाकर मैंने दूसरे दिन उसे बुलवाकर पूरे 20 हजार रुपए दे दिए। गीता तो आज पहचान में ही नहीं आ रही थी। श्रृंगार विहीन, कुम्हलाया चेहरा, पपड़ी पड़े होंठ, बिना कंघी किए बाल, सूजी आंखें। लगता था रात भर सोई नहीं थी। उसका ऐसा रूप पहली बार देख रही थी मैं। थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, माना कि मकान मालिक अच्छा है, इन लोगों का ख्याल भी रखता है, फिर भी है तो पराया ही। उसके लिए इतनी चिंता।
उस दिन जब पति जेल गया तो ये बिल्कुल सामान्य थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। बहरहाल 15 दिनों के लिए उसने ही एक बाई ढूंढ कर लगा दी थी। मैंने गीता को 1 महीने की छुट्टी दे दी। महीने भर बाद पुरानी गीता लौट आई। वही मुस्कुराता चेहरा, वही साज श्रृंगार। कैसे हैं तुम्हारे मकान मालिक? हाँ आंटी, अब ठीक हैं। कल से काम पर जाने लगे हैं। शुक्र है, सब कुछ समय रहते हो गया। मालिक के दोस्त का मेडिकल कॉलेज में कोई रिश्तेदार है, उसने बहुत सहायता की, वरना इतनी जल्दी ऑपरेशन कहाँ हो पाता। तुमने तो बहुत किया उसके लिए, पैसे से लेकर देखभाल, सेवा शुश्रूषा तक। इतना तो अपने भी नहीं करते। उसके घर से कोई आया था। न चाहते हुए भी मेरे स्वर में थोड़ा व्यंग्य आ गया था। अचानक उसका हंसता चेहरा मुरझा गया। वह चुपचाप उठकर अपने काम में लग गई। पोंछा लगाते लगाते मेरे पास आकर बैठ गई। आंटी, अब आपसे क्या छिपाऊं? मैं मालिक के ही साथ रहती हूँ। इस बात को कहने के लिए इतनी देर में उसने अपने को मानसिक रूप से तैयार किया था। इन 3 सालों में इस सच का अंदाजा कुछ कुछ मुझे हो ही गया था। शादी कर ली है? नहीं। फिर तुम्हारा पति? वो भी वहीं रहता है। मालिक की माँ जब गांव चली गई, मैंने उनका काम करना शुरू किया। पहले चौका बर्तन, फिर खाना बनाना। मैं बहुत कष्ट में थी। अच्छे खाते पीते घर की लड़की हूँ। मायके में जमीन जायदाद है। पिताजी की गांव में किराने की दुकान है। लड़का दिल्ली में नौकरी करता है। इसी बात पर शादी हो गई। 3 बच्चे हो गए। यहाँ आने पर असलियत पता चली। 3 कमाता 13 पी जाता है। घर में एक पैसा भी नहीं देता। ऊपर से रात में पिटाई करता। बच्चे भूख से बिलबिलाते थे। अंत में घर के पास में ही बन रही सोसाइटी में ठेकेदारी में काम करने लगी। वहाँ भी स्थिति अच्छी नहीं थी। पूरे 8 घंटे काम, ठेकेदार की गंदी हरकतें, भद्दी गालियां, मिस्त्री का घिनौना स्पर्श, फिर भी पैसे मिल रहे थे, बच्चे पल रहे थे। एक दिन मेरी बेटी किसी काम से हमारे पास आई। एक मजदूर उसका हाथ पकड़ने लगा। मैंने गुस्से में पास रखे डंडे से उसके हाथ पर जोर से मारा। हंगामा हो गया। उसी वक्त मालिक वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने सबको डांट-पट कर भगाया। मैं लगातार रोए जा रही थी। यहाँ क्यों काम करती हो? क्या करूं? बच्चे खाएंगे क्या? खाना बनाना आता है। बचपन से तो वही करती आई हूँ। करम फूट गए थे जो यहाँ आई। कल सुबह स्कूल के बगल वाले मकान में आना, चावला मैनेजर का नाम पूछोगी, कोई भी बता देगा। दूसरे दिन सुबह जो गई, तो वहीं की रह गई। पूरे दिन काम करके रात का खाना बनाकर लौट आती थी। बच्चे बगल वाले सरकारी स्कूल में जाते थे। उन्हें दिन का खाना वहां मिल जाता था। शाम को मालिक कहते कि बच्चों को यहीं बुलाकर खिला दिया करो। उस रोज खाना बनाकर मैं बर्तन मांज रही थी कि बेटी दौड़ती हुई आई। अम्मा, बाबू को पुलिस पकड़ कर ले गई। बिलावल के साथ मारपीट कर रहा था। 2 दिनों तक मैं दौड़ती रही। पुलिस कुछ नहीं सुन रही थी। अंत में मालिक ही छुड़वा कर लाए। उसे भी बगीचे की सफाई, घर की रखवाली के लिए रख लिया। जो मनुष्य अपनी बीवी बच्चों का, खुद अपना भी ध्यान नहीं रख सकता तो घर की क्या रखवाली करता। आंगन की तरफ पिछवाड़े में एक कमरा था, वहीं पड़ा रहता। बाद में हम लोग भी थोड़ी बहुत गृहस्थी के सामान के साथ वहीं रहने लगे। दोपहर में बच्चे स्कूल गए हुए थे। सब काम निपटा कर सोचा कि थोड़ा सुस्ता लूं। कमरे में घुसी तो देखती हूँ कि मेरा आदमी मेरी एकमात्र अमानत मेरे बक्से का ताला तोड़कर सारा सामान इधर उधर करके कुछ ढूंढ रहा है। बेटी कितने दिनों से पायल के लिए जिद कर रही थी। मैंने जोड़ जाड़ कर 1000 रुपए जमा किए थे। उसे रुमाल में बांध कर बक्से में रखते हुए उसने शायद देख लिया था। बेटी के शौक पर पानी फिरते देख मैं जोर से चिल्लाई, क्या खोज रहे हो? वह बोला, तुमसे मतलब। मेरा बक्सा है, सामान मेरा है, तब मतलब किसको होगा? मैंने कहा। ठहर, अभी बतलाता हूँ किसका सामान है। हक जताती है। एक भद्दी गाली देते हुए वो मुझ पर झपटा। मैं पलटकर भागने के लिए मुड़ी ही थी कि मेरे कान की बाली उसकी उंगलियों में फंस गई। उसने जोर से खींचा। बाली उसके हाथों में चली गई और मेरे कान से खून बहने लगा। शोर सुनकर मालिक आ गए थे।
उन्होंने उसे धक्का देकर अलग किया। मेरी हालत देखकर उन्होंने कहा, इस आदमी के साथ कैसे रह लेती हो। बक्से से रुपए और मेरी सोने की एक बाली लेकर वह भाग गया। 20 दिनों के बाद वह लौटा। कुछ दिनों तक तो गेट पर बैठा रहता था, बाद में मालिक के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। रहने की अनुमति तो उन्होंने दे दी, लेकिन एक शर्त रखी कि मेरे ऊपर कभी हाथ उसने उठाया तो वे उसे पुलिस को सौंप देंगे। वह तैयार हो गया, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने अपने कमरे में जाना छोड़ दिया। फिर कब और कैसे मालिक के कमरे में मैं रहने लगी, पता ही नहीं चला। दोनों को सहारे की जरूरत थी। पति से मैं ऊब चुकी थी। उसने मार, तिरस्कार, दुख के सिवा मुझे दिया ही क्या था। आंटी, पति पत्नी का संबंध तो समाज बनाता है। यह कोई खून का संबंध तो होता नहीं। अगर पति सातों वचनों में से एक भी नहीं निभाए तो क्या केवल पत्नी की ही जिम्मेदारी है कि उसके दिए सिंदूर को लगाए जीवन भर मरती रहे। पत्नी अगर कुलटा होती है, बांझ होती है, लंगड़ी या लूली हो जाए तो पति उसे तुरंत छोड़ देता है। फिर क्यों एक पत्नी उसकी सारी यातनाओं को सहते सहते मर जाए। औरत को भी तो जीने का हक है। मालिक तो सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। बच्चों के कारण ही उन्होंने शादी नहीं की। जिसने मुझे जीवन दिया, मेरे बच्चों के मुंह में निवाला दिया, मेरे भविष्य की चिंता की, उसके प्रति मैं पूरी वफादार हूँ। अब मेरा अपने आदमी के साथ कोई संबंध नहीं है। आदमी कुछ नहीं कहता है। मैंने आश्चर्य से जानना चाहा। शुरू में उसने हो हल्ला किया, अड़ोस पड़ोस वालों को जुटा लाया, लेकिन मैं शेरनी जैसी तन कर खड़ी हो गई। खबरदार, मालिक को कोई कुछ बोला तो। यह मेरा पति जब पूरी रात मुझे मारता था, घर से निकाल देता था, तब तुम लोग कहाँ थे। मेरे बच्चे भूख से छटपटाते थे, तब किसी ने उनका पेट क्यों नहीं भरा। जब मेरे साथ दुनिया वाले बदसलूकी करते, क्यों नहीं कोई मेरी रक्षा करने को आगे आया। उस वक्त तो मेरी मजबूरी का सब मजा लेते थे, खुद भी मुझे गिराने और नोचने की ताक में रहते थे। अब मुझे किसी की चिंता नहीं है, न अपने पति की, न समाज की। जिसको जो करना है, मैं निबट लूंगी सबसे। मगर मालिक को बीच में मत घसीटना। पता नहीं कहां से मुझ में इतनी हिम्मत आ गई थी। असल में अब मुझे मालिक का सहारा था, लगता था कुछ होगा तो वे संभाल लेंगे। पहले किसके भरोसे पर हिम्मत करती। आदमी ने भी बाद में समझौता कर लिया। कपड़ा वगैरह उसे मालिक दे देते हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं, बैठा बिठाए खाना का पड़ा मिल रहा है स्वार्थी को। उसे यह सौदा अच्छा ही लगा। बहुत ही सहजता से गीता ने अपने आप को एक पत्नी, एक माँ और रक्षिता में बांट लिया था। उसकी बातें प्रवाहित थीं, आंटी, औरत शादी ही इसलिए करती है कि उसे एक सुरक्षित छत, मजबूत सहारा और निश्चित भविष्य मिले। मुझे भी यही चाहिए था और कोई लालच मुझे नहीं था। एक दिन तो मालिक ने अपनी पत्नी की सारी साड़ियां, गहने वगैरह भी मुझे थमा दिए थे। उनकी साड़ियां तो मैं पहनती हूँ, लेकिन गहने मैंने जिद करके बैंक के लॉकर में रखवा दिए। इन पर उनकी बेटी और बहू का ही हक है। उन्होंने मुझे सहारा दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। औरत भले ही अपनी आजादी के लिए आंदोलन करती हो, आदमी पर आरोप लगाती हो कि उसको घर में बांध कर कैद करके रखा है, लेकिन आंटी, अगर हमें एकदम खुला भी छोड़ दिया जाए तो कुछ दिन तो यह आजादी हमें अच्छी लगेगी, आकाश में उड़ने का गुमान भी होगा, लेकिन बाद में थक कर हमारे पंख टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। औरत को एक आधार, एक सहारा चाहिए ही। उसे बंधन पसंद है, उसकी आदत है, उसका स्वभाव है ये। मैं अवाक नारी सशक्तिकरण की धज्जियां उड़ाती उसकी बातें सुन रही थी। अगर ईमानदारी से हर स्त्री अपने मन को टटोले तो क्या गीता गलत कह रही थी। यह एक महिला के सहज उद्गार की व्याख्या थी। शायद हर स्त्री के भीतर दिल एक सा ही धड़कता है, उसकी भावनाएं एक जैसी होती हैं। शिक्षा से भले ही उनके विचार बदल जाएं, भावनाएं नहीं बदलती। समाज के खोखले मापदंड के हिसाब से गीता की सोच, उसका चरित्र भले ही गलत हो, लेकिन मुझे तो वह किसी दृष्टिकोण से गलत नहीं लगी। वनस्पति विज्ञान में एक पौधा होता है लाइकेन, कवक और शैवाल का मिला सत्य। उस पौधे में मौजूद कवक बाहरी आघातों से पौधे की रक्षा करता है, जबकि शैवाल अपने हरे रंग के कारण प्रकाश संश्लेषण करके पौधे को भोजन प्रदान करता है।
दोनों एक दूसरे पर आश्रित, एक दूसरे से लाभान्वित। इस संबंध को सिम्बायोसिस कहते हैं। गीता और मालिक का संबंध भी तो सिम्बायोसिस ही है, लाइकन की तरह। और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब और शेयर करें।